हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत करता हूं मैं आपका अर्पण इन्वेस्टमेंट एकेडमी के अंदर। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो दो मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में है जिनको आप 2024 के अंदर खरीद सकते हो। दोस्तों, ये दो स्टॉक ऐसे स्टॉक है कि जिनके अंदर आप चाहो तो एसआईपी भी कर सकते हो। तो इस दो स्टॉक का डिटेल एनालिसिस करेंगे। वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। दोस्तों, पहला स्टॉक है वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक जो है हमारे देश की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। अब इससे पहले कि हम डिटेल एनालिसिस करें एचडीएफसी बैंक का, हम थोड़ा बेसिक एनालिसिस कर देते हैं फाइनेंशियल सेक्टर का। तो दोस्तों, फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा है इन टर्म्स ऑफ सेक्टर। नॉट सिर्फ ये सबसे बड़ा है, ये सबसे सेंसिटिव भी है। सबसे सेंसिटिव बोले तो इसके ऊपर अलग अलग प्रॉब्लम्स की सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। जैसे कि क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ गई तो इसकी इम्पैक्ट भी नेगेटिव होती है। माने इन्फ्लेशन बढ़ गया तो उसकी इम्पैक्ट भी नेगेटिव होती है। इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन भी हो जाए तो इसकी भी नेगेटिव इम्पैक्ट होती है। ग्लोबल फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर कोई क्राइसिस हो जाए तब भी हमारे देश के फाइनेंशियल सेक्टर पे इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट होती है। तो ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है दोस्तों, ये रीढ़ की हड्डी की तरह है। सबसे इम्पोर्टेंट भी है एंड सबसे सेंसिटिव भी है। तो जब दोस्तों आप इस तरीके के सेंसिटिव सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो आपको हमेशा याद रखना है कि उस सेक्टर की बेस्ट कंपनी को खरीदने का प्रयत्न करें। इसीलिए दोस्तों हमने एचडीएफसी बैंक को सिलेक्ट किया है। अब हम डिस्कस करते हैं एचडीएफसी बैंक के फंडामेंटल्स। तो दोस्तों, एचडीएफसी बैंक है उसके मोटा मोटी तीन बिजनेस है। एक तो है लैंडिंग बिजनेस, जिसके अंदर ये लोग पर्सनल लोन देते हैं, होम लोन देते हैं, कार लोन देते हैं। आपने भी कभी ना कभी कोई ना कोई लोन ली होगी। इसके अलावा ये बिजनेसेस को लोन देते हैं, एसएमई लोन देते हैं, कॉर्पोरेट लोन भी देते हैं। दूसरा उनका बिजनेस है इंश्योरेंस का बिजनेस। इंश्योरेंस के बिजनेस के अंदर ये लाइफ इंश्योरेंस देते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं। एंड तीसरा इनका बिजनेस है वो है स्टॉक मार्केट रिलेटेड बिजनेस, जिसके अंदर आपने कभी ना कभी हो सकता है डीमेट अकाउंट भी खुलवाया हो। उसके अलावा आपने देखा हो कि एचडीएफसी बैंक के म्यूचुअल फंड भी होते हैं। तो उनकी एक लिस्टेड सब्सिडरी भी है एचडीएफसी एएमसी। तो ये हो गया इनके तीन बिजनेस। इसमें सबसे बड़ा बिजनेस जो है उनका लैंडिंग बिजनेस है और वही उनका मेन ग्रोथ का ड्राइवर भी है। दोस्तों, अब आते हैं हम उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। तो ये कंपनी जो है उसकी परफॉर्मेंस हर साल 15% के हिसाब से चलती रहती है। तो इस हिसाब से देखें तो हर 5 साल में ये कंपनी की जो प्रॉफिट है वो डबल हो जाती है। पिछले 5 साल में कंपनी ने है जो उनका प्रॉफिट 2.25 गुना हो गया। पर दोस्तों, इसकी प्राइस जो है वो उसके प्रॉफिट के परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाई। यानी 5 साल पहले इसकी प्राइस जो थी 1000 रुपीज़ थी। उस हिसाब से देखें तो एचडीएफसी बैंक की प्राइस 2200 होनी चाहिए थी। पर अभी भी ये अवेलेबल है 1600 टू 1700 के ऊपर। मतलब ये लॉन्ग टर्म एवरेजेस से 30% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो इस तरह की बड़ी कंपनी में जब इस तरह का डिस्काउंट हो वैल्यूएशन का, तो ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मान सकते हो। ये जो बड़ी कंपनियां होती है वो शायद ही कभी वैल्यूएशन का डिस्काउंट देती हो, और एचडीएफसी बैंक जैसी बड़ी कंपनी में इतना बड़ा डिस्काउंट अवेलेबल हो, ये तो काफ़ी रेयर भी ही होता है। दोस्तों, इसके अंदर डिस्काउंट की एक रीज़न भी थी। एचडीएफसी बैंक का जो है मर्जर होना था एचडीएफसी के साथ। तो आप जैसे जानते हैं कि एचडीएफसी एक हाउसिंग लोन प्रोवाइड करने वाली एनबीएफसी है, वो भी एचडीएफसी बैंक के ग्रुप की है। तो ये मर्जर के रिलेटेड इश्यूज थे जिसकी वजह से मार्केट में एक परसेप्शन था कि इस मर्जर से शॉर्ट टर्म में एचडीएफसी बैंक के परफॉर्मेंस पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकती है एंड लॉन्ग टर्म में वो बेनिफिशियल भी हो सकता है। तो दोस्तों, 2-3 क्वार्टर ऐसे हो सकते हैं
कि जिसके अंदर कोई शॉर्ट टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट हो। पर मेरा ये मानना है कि ये जो शॉर्ट टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट है ऑलरेडी प्राइस के अंदर फैक्टरिंग है। पिछले 2-3 साल से HDFC बैंक ने बिल्कुल रिटर्न नहीं दिया है, तो आने वाले 2-3 साल ये अच्छा रिटर्न भी दे सकता है। इन्फोसिस हमारे देश की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है और ये जो है TCS के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉफिट करने वाली कंपनी है। इससे पहले कि हम इन्फोसिस का डिटेल एनालिसिस करें, बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं हमारे देश की IT इंडस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों, हमारे देश की IT इंडस्ट्री जो है वो डिपेंड है वेस्टर्न क्लाइंट्स के ऊपर। ये लोग बेसिकली करते क्या है, ये सॉफ्टवेयर या उसके रिलेटेड जो सर्विसेज है वो देते हैं अपने वेस्टर्न क्लाइंट्स के। तो इसके अंदर होता ये कि ये एक तरीके से हमारे देश की इकोनॉमी के साथ नहीं और वेस्टर्न वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए इस सेक्टर के अंदर कई बार क्या होता है कि 2-3 साल जो है एवरेज आते हैं, और जैसे ही वेस्टर्न कंट्रीज़ की इकोनॉमी इंप्रूव होती है, वहाँ के जो क्लाइंट है वो डिजिटाइजेशन के पीछे स्पेंड अच्छा करते हैं, वैसे ही हमारे देश की जो IT कंपनीज है उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलना स्टार्ट होते हैं और इनके परफॉर्मेंस के अंदर भी इम्प्रूवमेंट आता है। तो पिछले 2-3 साल जो थे वो US के अंदर इन्फ्लेशन ज़्यादा था। इसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ के जो क्लाइंट्स थे उन्होंने एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट्स देना इंडियन IT कंपनी को बंद कर दिया था। इसकी वजह से पिछले 2-3 साल जो है सारी IT कंपनीज के लिए काफ़ी एवरेज रहे थे। और दोस्तों, ये जो सिचुएशन है वो US के अंदर एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर इम्प्रूव हो रही है। इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इंटरेस्ट रेट भी वहाँ कम हो रहे हैं। इसकी वजह से आने वाले नेक्स्ट 2-3 साल है उसके अंदर वहाँ की जो कंपनियां है वो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स इंडियन IT कंपनी को डिजिटाइजेशन के लिए दे सकती है। अब डिस्कस करते हैं इन्फोसिस के बारे में, डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो इन्फोसिस जो है उसके भी दो मेन वर्टिकल है। एक तो ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया दूसरी IT कंपनीज की तरह वेस्टर्न क्लाइंट्स जो होते हैं उनको। दूसरा इनका बिजनेस है डिजिटाइजेशन का बिजनेस, कि जो न्यू एज बिजनेसेस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये उनके लिए एक नया बिजनेस है और आने वाले समय के अंदर ये उनके प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू के अंदर जो है बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो मार्केट में दो तरह की बातें चल रही है। कई लोगों को मानना है कि AI की वजह से काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है इंडियन IT कंपनीज को मिल सकती है। तो दूसरा गड़ा जो है ये भी कहता है कि AI की वजह से जो है कम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो क्लाइंट पहले इंडियन IT कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देते थे, सर्विसेज आउटसोर्स करते थे, वही US क्लाइंट यदि कम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी AI की वजह से, तो वो अपने देश के अंदर ही जो है डिजिटाइजेशन कर सकते हैं। पर दोस्तों, मेरा ये मानना है कि ये जो AI की अपॉर्चुनिटी है कम से कम नेक्स्ट 2-3 साल के लिए तो बेनिफिशियली होगी इंडियन IT कंपनीज के लिए। आगे की पिक्चर जो है वो जैसे जैसे टाइम आते जाएगा वैसे क्लियर होती जाएगी। तो दोस्तों, ये इन्फोसिस जो है वो अपने वैल्यूएशन जो हो है उसके ये फेयर वैल्यूएशन पे है। मतलब इसके अंदर कोई डिस्काउंट अवेलेबल है नहीं वैल्यूएशन का। जैसे कि HDFC बैंक के बारे में हमने डिस्कस की तो बताया था कि 30% के अराउंड डिस्काउंट पे है लॉन्ग टर्म एवरेजेस के हिसाब से, पर इन्फोसिस के अंदर ये फुल्ली प्राइजिंग है। तो इसका जो भी ग्रोथ आएगा वो ग्रोथ आएगा आने वाले समय के अंदर 2-3 साल में। इसका बिजनेस कैसे ग्रोथ होता है, इसकी रेवेन्यू कैसे बढ़ती है, इनकी नेट प्रॉफिट कैसे बढ़ती है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो है आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच रखना, क्योंकि ये 10-12% का रिटर्न देने वाली कंपनी है। हालांकि इसका बिजनेस मॉडल साउंड होने की वजह से इसके अंदर रिस्क कम है, ये एक तरीके के सेफ बेट भी मान सकते हो। दूसरा कि ये कंपनियां हाईली प्रॉफिटेबल होने की वजह से अच्छा डिविडेंड भी देती है। तीसरी बात कि ये जो इन्फोसिस की मैनेजमेंट है वो काफ़ी ऑनेस्ट है एंड इन्वेस्टरों को डिविडेंड के तौर पे भी रिवॉर्ड करती है एंड
परफॉर्मेंस जो है स्टॉक प्राइस का उसके तौर पे भी रिवॉर्ड करती है। तो इन्फोसिस की जो प्राइस टारगेट है वो कंजर्वेटिव भी लेके चले तो 1950 जो है एक साल के अंदर आ सकते हैं और 2600 जितना है 3 साल के अंदर भी आ सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है दो स्टॉक हमने डिस्कस किए। ये जो हमारे दो स्टॉक्स है वो एक पार्ट है हमारी सीरीज जो है स्टॉक फॉर रिटेल सीरीज का। ये हमारा पहला वीडियो था स्टॉक फॉर रिटेल सीरीज का, जिसके अंदर हमने वो दो मल्टीबैगर स्टॉक डिस्कस किए जिन्होंने पिछले 20 साल के अंदर इन्वेस्टरों को काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया हुआ है। ये दोनों स्टॉक जो है वो काफ़ी बड़ी लार्ज कैप कंपनियां है एंड वेल एस्टेब्लिश कंपनियां है। इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहेगी, पर जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो एवरेज रह सकता है। तो आप HDFC बैंक के केस के अंदर 15 से 18% रिटर्न एन्युअली एक्सपेक्ट कर सकते हो। वही इन्फोसिस के केस के अंदर 12 से 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। दूसरी जो वीडियो आने वाली है स्टॉक फॉर रिटेल सीरीज के अंदर ही, वो है दो मिड कैप स्टॉक के बारे में, और तीसरा जो वीडियो आने वाला है 3 स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों ये दो अपकमिंग वीडियोस जो है वो भी काफ़ी बेहतरीन रहने वाले हैं। ये स्टॉक भी आप जो है 2024 के अंदर खरीद सकते हो। तो कंटिन्यू अपडेट मिलती रहे इसके लिए आप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।